नमस्कार, स्वागत करते हैं कॉमर्स क्लासेस में। दो या दो से अधिक वर्षों के अंतिम खातों पर वित्तीय विवरण के विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो ऐसा जो विवरण होता है उसे हम प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ 2,96,296 है और कैपिटल जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 12 लाख है। अतः पूंजी पर प्रत्याय कितना होगा? तो इसका फार्मूला जो होता है ये होता है इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस, कर एवं मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू 100। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 टू ज़ा 24, ठीक है। और कितना बचेगा? यहाँ 25 बचेगा, 56। तो 4 बार जाएगा तो 24 के अप्रॉक्सली ए आ रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। किसी भी व्यवसाय की लाभदायकता के प्रभावी मापन का संकेत प्राप्त किया जाता है। तो जो लाभदायकता का प्रभावी मापन है वो सदैव शुद्ध लाभ से मालूम करते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट से मालूम करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग सेंस बॉन्ड नेट शेयर्स तो सही है। COGS ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल लाभ पूंजीगत संचय को कहते हैं, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व के रूप में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका हमें अधिक नहीं होता, संचय नहीं होता है, तो ऐसा हमें डिस्ट्रीब्यूशन योग्य प्रॉफिट होता है 54 का, और ये भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न में परिचालन व्यय अनुपात की दर होगी। तो क्वेश्चन उपयुक्त में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर दिया है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर दिया ही नहीं है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 55। इसमें दिया ही नहीं है, तो हमें इसमें जानकारी नहीं, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में बेचे गए माल की कॉस्ट इतनी है, एवरेज स्टॉक इतना है, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला होता है एवरेज मतलब टोटल कॉस्ट, कॉस्ट अपॉन एवरेज, ठीक है। और कॉस्ट कितना है? 760 अपॉन 336। तो 336 420 को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो है वो 2.26 टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। उक्त चालू अनुपात का तात्पर्य है, मतलब चालू अनुपात मतलब करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब ये हमारे पास ये तभी होंगी जब हमारे पास करंट असेट्स ये हम गलत कर रहे हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ करंट रेशियो का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है, इसका मतलब ये हमें जो दिखाता है ये जितना मैक्सिमम होगा, तो ये हमें जो दिखाता है वर्किंग कैपिटल को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है व्यावसायिक पूर्वानुमान कैसे होते हैं? तो ये मुख्यतः कैसे होते हैं ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साइंटिफिक भी होते हैं, विद इन प्लान्ड होते हैं, एनालिसिस भी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छोटे छोटे मौसम उच्चावचों को ध्यान में नहीं रखता है? जो मौसम है इसका ध्यान नहीं रखता है, तो वो हमारा समय विलंबना सिद्धांत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पूर्वानुमान का है? पूर्वानुमान का कौन सा सिद्धांत है ये भी पूछा जा रहा है।
तो ये पूर्वानुमान कार्य ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। व्यावसायिक पूर्वानुमान का लाभ इनमें से कौन सा है? तो इसका लाभ कौन सा है? नए व्यवसाय की स्थापना करने में उपयोगी है, व्यापार को विक्रय करने में है और विक्रय नीतियों को भी बनाने में है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान परिस्थितियों से समायोजित भूतकालीन व्यावसायिक घटनाओं के सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित अनुमान कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर भूतकालीन, समायोजित भूतकालीन है, वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, सांख्यिकी विश्लेषण पर अनुमान है और अनुमान किसका लगाया जाता है? व्यवसाय का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक पूर्वानुमान किसी काल श्रेणी के भूत व वर्तमान घटनाओं की गति के उस सांख्यिकी विश्लेषण को कहते हैं जिससे उस श्रेणी के भविष्य को प्रभावित मानते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये वासरमैन का है और वासरमैन ऑप्शन नंबर ए है जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे पुराना है? तो पुराना जो होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा समय वाला ही पुराना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यावसायिक निर्णयों एवं दीर्घकालीन योजनाओं में निहित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से व्यवसांख्यिकी समंकों तथा अन्य आर्थिक, राजनीतिक एवं बाजार सूचनाओं का विश्लेषण। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो मुख्यतः है वो एस.एल. सिल्क का है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वानुमान की विधियां कौन कौन सी हैं? मतलब पूर्वानुमान की विधियां कौन कौन सी हैं? तो अधिकारी वर्ग की राय भी, कर्मचारी और बाजार सर्वेक्षण है, तो ये सभी हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है व्यवसायिक पूर्वानुमान के तत्व हैं, मतलब बिजनेस के जो प्लानिंग है वो काहे काहे के तत्व हैं? तो उसमें इंफॉर्मेशन भी होता है, इंफॉर्मेशन का फुली नॉलेज भी होता है, स्पष्टीकरण भी होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 69, वित्तीय लेखांकन का प्रबंध लेखांकन में तो हमें क्या मिलता है? तो ये दोनों में ही डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति स्थायी है? तो ये भी है, तीनों हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चिट्ठे की मद कौन कौन सी हैं? तो बैलेंस शीट में कैश भी दिखाई जाती है, स्टॉक भी, फर्नीचर भी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रबंध लेखांकन के ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो प्लानिंग होता है, डिसीजन भी होगा, पॉलिसी मेकिंग भी होता है, तो इसके भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये फ्यूचर का जो प्लान होता है वो बनाने में करता है, ये भी सही है। भूतकालीन समंकों पर बेस्ड होता है और प्रेजेंट एंड पास्ट की जो परिस्थिति है उस पर आधारित होता है, तो ये इसमें भी ये सभी सही हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंज होता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है, उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। प्रबंध लेखांकन क्या है? मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, पर इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसलिए ये इसके भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। समानाकार वित्तीय विवरण में कुल संपत्तियों का मूल्य कितना माना जाता है? तो प्रत्येक मतलब कॉमन साइज में सबका मूल्य जो है पहले 100 ही माना जाता है, तो 76 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विचरण निर्वचन की पद्धति कौन कौन सी है? तो उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं
ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रबंध संकलन मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो वहाँ पर इसका इनकम का भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, इसलिए इसके भी ऑप्शन सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेक्टर कौन कौन से हैं? तो इसके फाइनेंसिंग भी है, प्लानिंग भी है, स्टॉक इन्वेंट्री भी है, ये सभी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला है एक्स लिमिटेड का चालू अनुपात 2:1 है, त्वरित 1.5 है, चालू दायित्व 80,000 है, तो लायबिलिटी 80 है, तो करंट असेट्स 1,60,000 हो जाएगा और लिक्विड असेट्स 15,120 1,20,000 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दो तो अप्रॉक्स अमाउंट आ जाएगा 40,000, तो इसमें 40,000 ऑप्शन नंबर सी है, तो 80 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 81 का आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। करेंट लायबिलिटी क्या है? तो करेंट लायबिलिटी जो प्रोविज़न होते हैं वो भी, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स भी और शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, तो 81 के सभी सही हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। बैलेंस शीट का यूजेस क्या होते हैं? इससे हम उसके जान सकते हैं लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी हैं, ऑनरशिप जान सकते हैं, लिक्विडिटी भी मालूम हो जाती है, तो इसलिए सभी सही हैं, तो 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। यदि माल विक्रय लागत का 1,00,000 रुपये, प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 20,000 और अंतिम स्टॉक का मूल्य है, तो यहाँ पे कॉस्ट है, एवरेज पहले स्टॉक निकालते हैं, तो 20 + 80 अपॉन 100 मतलब 2, तो 1,00,000 अपॉन 2, इसका मतलब एवरेज स्टॉक आ जाएगा 50,000। अब यहाँ पर कॉस्ट है 1,00,000, तो इसका फार्मूला होता है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो अपॉन 50,000, तो कितना आ जाएगा इनटू इक्वल टू 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, 83 का सी। नेक्स्ट है नेटवर्थ में क्या क्या चीज़ शामिल होता है? तो नेटवर्थ में इसकी लायबिलिटी भी शामिल, कैपिटल भी होती है, इक्विटी भी और कैपिटल रिजर्व भी, तो ये सभी शामिल होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में ये तीनों आते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन से हैं? तो मॉर्टेज पे लोन, ये भी नॉन करंट है, डिवेंचर भी हैं, बैंक लोन भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चंस इधर से उधर हो गए। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक कंपनी की अर्निंग जो है 5 है, अन्य प्रकार की कंपनियों का अर्जिन 4 है, कंपनी के शेयर का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर 5 × 4 डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? तो इनटेंजिबल्स में ये तीनों हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। करंट एसेट्स के टाइप कौन कौन से हैं? कैश इन हैंड भी होता है, कैश एट बैंक भी होता है, एडवांस भी होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है 89 का सही हो जाएगा। 90 एक अच्छे प्रतिवेदन रिपोर्ट की में क्या सही होना चाहिए? कि उसका प्रारूप जनरली होना चाहिए, उसमें सही ढंग से हो और सही हो, इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 91, सम विच्छेद चार्ज मतलब जो है उसका क्या यूटिलाइज है ब्रेक इवन पॉइंट्स का, तो हम इससे सुरक्षा ज्ञात कर लेते हैं कि हमारी सुरक्षा सीमा कितनी है, और कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, इससे सब कुछ जानकारी कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उच्च प्रबंध को प्रतिवेदन की आवश्यकता के कारण कौन कौन से हैं? तो 92 में पूछा गया है, तो उसका यूटिलाइज एसेट्स के भी होता है, स्टॉक के लिए भी और सेल्स के लिए भी होता है, इसके भी ऑप्शन सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। एक अदिश
प्रबंध प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो प्रत्येक व्यापारी प्रबंध को उद्देश्य परिभाषित किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित हो, ये भी सही है। और राइट्स एंड लायबिलिटी भी सही हो, सबको मालूम हो, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स का यूज़ कहाँ पे होता है? यहाँ पे तुलना करने में स्टेट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। दिया गया है पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशंस अपॉन 2 लाख इंटू 80, ये 80 है, निकालना हमें क्या है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कंट्रीब्यूशंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 का ए। प्रतिवेदन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो 96 में कौन सी हैं? तो उसका लिखित भी होता है, रिटर्न भी होता है, ग्राफिक भी होता है, तो ये सभी सही हैं। तो इसका भी क्वेश्चन 98 का भी डी हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो क्रय स्तर पर भी होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर भी होता है, और दोनों चेंज होते रहते हैं, तो ये भी सही है। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। मार्जिनल कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक कौन कौन सी होती है? तो उसे कॉस्ट कंट्रोलिंग भी, प्रॉफिट करने के भी, तो ये सभी सही हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। लॉन्ग टर्म्स फंड का मुख्य सोर्सेस क्या हैं? तो वो हमारे कहाँ पर यूटिलाइज होती हैं? तो वो फिक्स्ड असेट्स पर होती हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं। तो एक कंपनी में वैसे ये होते थे, परंतु अब ये ना होकर कहीं कहीं ये दिया होता है लाभांश नियोजन, पर लाभांश नियोजन नहीं होता है, तो हर जगह ऑप्शन नंबर हमने सी ही देखा है। पर अब कहीं कहीं इसको भी ना होकर कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाते हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो इसका फाइनल आंसर बी ही होगा। ओके, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।